So with this question we finish off the CPM part. Critical path management wala portion we are now finishing off. Now we are starting with the second part of network analysis, that is PERT, Program Evaluation and Review Techniques. Program Evaluation and Review Techniques. So both of these CPM and PERT are interrelated. जब तक आपको नेटवर्क के डिटेल्स नहीं पता, how to draw a network, what are EL values and all, unless and until you know all those details, you will not be able to come to this PERT. So they are interlinked. This we can say is a step ahead. उससे अभी तक हमने जो किया that was a simplified thing. Now we are doing something more complicated. In this PERT सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है that is the time estimates. Time estimates for every activity whichever we are undergoing, जो भी activities होंगी हमारी, हर activity के लिए we find different durations, क्योंकि हम हमेशा judgment activity का duration जब हम पहले से बता रहे हैं that means it's judgmental. We cannot know exact durations beforehand. Whenever we are finding something for the future, वो exactly figure तो हम नहीं बता सकते कभी भी. So this PERT says कि आप 3 तरह के अलग अलग time estimates find out करो. You find 3 kinds of time for every activity. Find the optimistic time estimate. Optimistic time estimate, that is TO. Find pessimistic time estimate, that is TE, and find most likely time estimate, that we denote by TM. Optimistic time estimate मतलब अगर हम सब कुछ बिल्कुल ऑप्टिमम सोच के देखें कि ये एक्टिविटी कब फिनिश हो सकती है, लाइक इफ वी टॉक अबाउट अ बैच, हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर्स. व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद द लेक्चर्स, हम हमेशा एग्जैक्टली नहीं बता सकते दैट इट इज एनी सब्जेक्ट इज टेकिंग इफ से 120 आवर्स तो 120 आवर्स में ही फिनिश हो जाएगा. ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मशीन चल रही है कि आपने बटन ऑन किया, उतना घंटे लेक्चर डिलीवरी हुई और खत्म हो गया. इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स एज वेल. अगर 2 बच्चे ही होंगे तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, डाउट्स लिमिटेड होंगे, एक्सप्लेन करना वुड बी इजी अगर 2 ही बच्चे मेरे सामने बैठे हैं तो. अगर वही 50 बच्चे बैठे हैं, देयर विल बी मेनी डाउट्स. वो लोग आपस में कई बार डिस्कशन करके क्लास को डिस्टर्ब भी करेंगे. वील हैव टू कंट्रोल देम. सो ऑल दैट विल टेक टाइम. उससे हमारा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा. सो इट्स नेवर कि आप कोई फिक्स ड्यूरेशन अगर आपने बता दी कि 120 आवर्स का ये सब्जेक्ट है, दैट मीन्स वो 120 रहेगा. 120 जो हम बोलते हैं इट्स लाइक मोस्ट लाइकली थिंग ऑन एन एवरेज, या नॉर्मली 120 आवर्स अगर लगते हैं. सो वी कैन से 120 अगर नॉर्मली लगते हैं ना, और अगर मुझे किसी एक ही बच्चे को पढ़ाना है, 2 ही बच्चे को पढ़ाना है, तो मैं शायद उसको 100 आवर्स में भी कंप्लीट कर सकती हूँ. और अगर मुझे बड़े बैच को पढ़ाना है तो हो सकता है 120 की जगह वो 140 आवर्स भी हो जाए. सो वी हैव लाइक 3 एस्टिमेट्स. 3 तरह के अलग अलग हमारे पास में एस्टिमेट हो गए. वन इज ऑप्टिमिस्टिक. अगर सब कुछ बिल्कुल सही जाए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, कहीं पर भी कोई टाइम वेस्टेज ना हो, सो 100 आवर्स में आई कैन कंप्लीट इट. अगर बिल्कुल मशीन के जैसे आके लेक्चर डिलीवर करके चली जाऊँ, किसी को कोई डाउट ना हो, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मेरा काम है बस आके यहाँ पे बोलना, चिल्लाना और चले जाना. अगर इस तरह से हम करें तो हो सकता है 120 की जगह 100 आवर्स में वी कैन फिनिश ऑफ. दैट वी विल कॉल एज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट. मिनिमम. उससे कम में तो एनी हाउ मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकती. 100 आवर्स से कम में कंप्लीट नहीं किया जा सकता एट एनी कॉस्ट, क्योंकि जो सिलेबस है वो पढ़ाना भी तो है, सिर्फ ऐसे ही मुंह दिखाने थोड़ी ना आना है. तो एटलीस्ट वेस्टेज वाला टाइम मैं हटा सकती हूँ.
थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मैं लेके जा सकती हूँ, जल्दी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट जो मैटर है वो पढ़ाना तो होगा ही मुझे। सो मिनिमम से मिनिमम इफ आई से 100 आवर्स तो मेरे लगेंगे। आई एम टेलिंग यू द ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। दिस शोज द मिनिमम टाइम टेकन टू डू एनी एक्टिविटी। पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, अगर मैं कुछ एबनॉर्मल चीज़ों को, कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ को कंसिडर करूं, लाइक अगर मैं आपको बता रही हूँ 3 महीने का बैच है, सो आई ऑलवेज शुड कंसिडर कि 3 महीने में हो सकता है कभी मैं बीमार भी हो गई, हो सकता है कभी मुझे कहीं बाहर जाना पड़े, कभी कोई दूसरा काम आ गया, कभी आप लोगों के कॉलेज एग्जाम्स हैं या व्हाटएवर। कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि हमारे बीच में कुछ छुट्टियाँ हो, तो बीच में अगर कुछ छुट्टियाँ होंगी तो उतना मुझे मार्जिन लेके चलना चाहिए। अगर मैं आपको फिक्स बता दूंगी जो मेरा मिनिमम एस्टिमेट है 3 महीना, 3 महीने में मिनिमम मैं कर दूंगी, और फिर वो 4 महीने तक स्ट्रेच हो जाए, यू पीपल विल ऑब्जेक्ट। उसकी जगह इट्स बेटर कि मैं आपको मैक्सिमम वाला टाइम ड्यूरेशन बताऊं। अगर आपका एग्जाम बिल्कुल सर पे है, आपका एग्जाम मई में है और मैं आपको बोल रही हूँ अप्रैल 15 तक आई विल कंप्लीट, और 15 दिन एक्सटेंड हो गया, आपका तो पूरी तरह से बैंड बज गई। सो फॉर यू पीपल, इफ यू हैव टू जज अपॉन कि आपको करना है या नहीं करना है, आई शुड डिस्क्लोज द मैक्सिमम लिमिट। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इन जनरल 3 महीने में हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 महीने जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। दैट मैक्सिमम आई शुड डिस्क्लोज कंसिडरिंग ऑल दी, वी कैन से द थिंग्स विच वी डू नॉट थिंक कि नॉर्मली ये होगा, बट एबनॉर्मली हो भी सकता है। नॉर्मली मैं बीमार नहीं होती, बट 3 महीने के ड्यूरेशन में हो सकता है कभी बीमार भी हो जाऊं। इट्स अ बिग ड्यूरेशन, देयर आर चांसेस कि मैं बीमार हो सकती हूँ, 2-3 लेक्चर्स उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। हो सकता है कभी आप लोगों का कुछ ऐसी इमरजेंसी आ सकती है, यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि क्लासरूम अवेलेबल नहीं है, देयर कैन बी सम और द अदर थिंग रॉन्ग, जिसकी वजह से क्लासेस कैंसिल हो सकती है। सो आई शुड टेक दैट मार्जिन एंड डिस्क्लोज टू यू उस ड्यूरेशन को, विच इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन, की एबनॉर्मल चीजें भी हो जाए, उसके बाद भी हमारी एक्टिविटी उससे ज्यादा टाइम नहीं लेगी। द मैक्सिमम ड्यूरेशन वी कॉल इट एज द पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। नेगेटिव्स को सोचने के बाद जो टाइम एस्टिमेट हम निकालते हैं, पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। अगर कुछ गड़बड़ भी हुई तो भी मैक्सिमम इतने ड्यूरेशन में तो ये एक्टिविटी कंप्लीट हो ही जाएगी। नेक्स्ट इज मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट ऑन एन एवरेज या नॉर्मल टाइम एस्टिमेट। जनरली तो से 3.5 मंथ्स में कंप्लीट होता है सिलेबस, सो 3.5 मंथ्स इज माई नॉर्मल या मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। जब तक कि कुछ एबनॉर्मल नहीं होता, इससे ज़्यादा स्ट्रेच आउट नहीं होता। कभी कभी किसी बैच में कुछ हो जाता है तो थोड़ा स्ट्रेच आउट होता है, अदरवाइज मोस्टली 3.5 मंथ्स में या 120 आवर्स में या व्हाटएवर, जो भी कुछ है जो जनरल होता है, विच इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना, मोस्टली ऐसा ही होता है, दैट वी विल कॉल इट एज द मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। ओके, फ्रॉम ऑल दीज 3 एस्टिमेट्स हम फाइंड करते हैं एक्सपेक्टेड टाइम। हमें अपने नेटवर्क के लिए जो नेटवर्क डायग्राम हम बना रहे हैं या फिर जो प्लानिंग हम कर रहे हैं उस नेटवर्क के हिसाब से, वी हैव टू प्लान मेनी थिंग्स। अभी तो हमको वो सिंपल एक ड्राइंग के जैसा लगा नेटवर्क, बट दैट नेटवर्क विल हेल्प अस टू प्लान मेनी अदर थिंग्स। आप अगर कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आप इस नेटवर्क के थ्रू आपकी आने वाली सारी एक्टिविटीज को प्लान आउट कर सकते हो। कब कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है, तो उससे रिलेटेड मटेरियल हमें कब चाहिए, उससे रिलेटेड मशीनरी हमें कब चाहिए, लेबर हमें कब चाहिए, ऑल दीज थिंग्स वी कैन प्लान आउट बेस्ड ऑन द नेटवर्क। ऐसा नहीं है कि आप आज प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आज के आज ही सारा मटेरियल खरीद के रख लिया। जो एक्टिविटीज अभी चलनी है 10 दिन तक, अभी उसका मटेरियल खरीदते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी होंगी उसका मटेरियल हम से 1 हफ्ते के बाद खरीद लेंगे। वी कैन प्लान ऑल अवर फॉलोइंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली। हमारे 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कब कौन सी क्रूशियल एक्टिविटीज चालू है, तो मैनेजमेंट को किस टाइम पर किस एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा एफर्ट डालना है, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कब किस एक्टिविटी पे चाहिए, उसके हिसाब से अगर हमें 6 महीने के बाद एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमें शायद अभी से उन एम्प्लॉयज़ की हंटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज आखिरी मोमेंट पे अगर ढूंढने जाएंगे 6 महीने में चाहिए और हम 10 दिन पहले ही ढूंढने जा रहे हैं, तो हो सकता है हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ज़्यादा वेजेस पे करना पड़े, या फिर लेस क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ से ही हमें काम चलाना पड़े। टाइमली अगर हम ये सब कुछ कर लेंगे तो शायद हम बेटर टर्म्स पे नेगोशिएट कर पाएंगे।
बेटर एम्प्लॉयज हायर कर पाएंगे ऑन बेटर पेमेंट टर्म्स. सो all these things, all these plannings can be done effectively based on these network. हम अपने से रियल एस्टेट बिजनेस में हम हैं, तो रियल एस्टेट में यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि वेन एवर कस्टमर कम्स हमें बताना पड़ता है पोजीशन कब तक देंगे, विच कैन बी 3 years 4 years बैक. 3-4 साल आगे का हम डेट बता देते हैं कि इस डेट पे हम पोजीशन देंगे, 6 महीने के बाद इतना बन जाएगा, 4 महीने बाद इतना बन जाएगा, 1 साल बाद इतना बन जाएगा. वी हैव ऑल दैट प्लानिंग. All those plannings are done based on these networks. हमें एक्टिविटी वाइज डिवाइड करना होता है, ये एक्टिविटीज हम करेंगे, इससे हमारा ये वाला फ्लोर बन जाएगा, देन दिस एक्टिविटीज विल स्टार्ट, देन ये फ्लोर बन जाएगा. अकॉर्डिंगली जो वहाँ पर टाइम एस्टिमेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली वी डिस्क्लोज टू द कस्टमर कि इतने टाइम में हमारा ये इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और इतने टाइम में हम आपको पोजीशन दे देंगे. ऑल दोज प्लानिंग्स आर डन बेस्ड ऑन दीज नेटवर्क्स. बट ये प्लानिंग के लिए हमारे पास तो 3 तरह के टाइम एस्टिमेट हैं. हम कौन से टाइम एस्टिमेट को यूज करें? सो वी कैलकुलेट एक्सपेक्टेड टाइम. वी डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज 3 इंडिविजुअली. इन तीनों में से कोई भी हम ऐसे ही नहीं यूज कर लेते. वी फाइंड आउट एक्सपेक्टेड टाइम टू यूज इट फॉर अवर प्लानिंग पर्पसेस. एक्सपेक्टेड टाइम का मतलब, सो एक्सपेक्टेड टाइम इज कैलकुलेटेड एज TO plus 4TM plus TE divided by 6. TO is this one. Optimistic time plus 4 times of most likely time estimate plus pessimistic time. Sorry, this is TP, not TE. Divided by 6. So we are giving the highest weightage to most likely time. बाकी दोनों को हम 1-1 का ही वेट दे रहे हैं, जबकि मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट को हम 4 का वेटेज दे रहे हैं. Then we have some other terms like range, which is pessimistic time duration minus optimistic time duration. Range is calculated as pessimistic time duration minus optimistic time duration. Then we have standard deviation. Standard deviation is denoted by sigma. This is range divided by 6, that is pessimistic time minus optimistic time divided by 6. These are some statistical terms जो आपने CPT में पढ़े भी हैं. Then you will have variance. Variance is the square of standard deviation. Standard deviation square, it's denoted by V. So this will be pessimistic time minus optimistic time upon 6 का whole square, or this square upon 36. This expected time is denoted by TE, time expected. Now it's said that ये जो आपका expected time है, the TE, इस टाइम में जो भी यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन आया, जैसे अगर हमारे एग्जाम्पल में हम लें तो से ऑप्टिमिस्टिक टाइम वाज 100 hours, पेसिमिस्टिक टाइम वाज से 150 hours and most likely time was 120 hours. So from this we can calculate expected time as 100 plus 4 into 120, that is 480 plus 150 divided by 6. कितना आएगा लगभग
730 divided by 6, that is 121.67 hours something. So our expected time is 121.67. तो बोला गया है अगर आपसे कोई पूछता है 121.67 आवर्स में आपका वाकई में कोर्स कंप्लीट होगा, इसके चांसेस कितने, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, सो वी से इतने ड्यूरेशन में कोर्स कंप्लीट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इज 50%। अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि जो आपका एक्सपेक्टेड टाइम है, उस एक्सपेक्टेड टाइम में आपकी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी या प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन एक्सपेक्टेड टाइम इज ओनली 50%। आधे चांसेस हैं कि हम इसी ड्यूरेशन में कंप्लीट कर लेंगे। इससे कम अगर आपको टाइम दिया जाए, से 110 आवर्स में आप कंप्लीट कर दो, उसके चांसेस कितने, तो जब इसके ही 50% हैं तो उससे कम के कम ही होंगे, टाइम भी कम ही, वो प्रोबेबिलिटी भी कम ही होगी। कम टाइम में आप जो आप बोल रहे हो 121 आवर्स में हम कंप्लीट करेंगे, 110 आवर्स में अगर आपको कंप्लीट करने को बोला जाए तो डेफिनेटली उसके चांसेस 50% से कम ही होंगे। सो दिस प्रोबेबिलिटी विल बी लेस देन 50%। अगर आपको एक्सपेक्टेड टाइम से कम ड्यूरेशन में प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए बोला जाए, so we'll have a probability of less than 50% for that। अगर बोला जाए 140 आवर्स में आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दोगे, so it will be obviously more than 50% तक तो आपके चांसेस है कि इतने ड्यूरेशन में ही हो जाएगा। अब अगर आपको ज़्यादा मार्जिन दे रहे हैं तो ज़्यादा मार्जिन में आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ना, कि 140 जब 121 में ही हो जाएगा 50% तो उसके ही चांसेस हैं, तो 140 आवर्स तक का अगर मार्जिन दे दिया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इतने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर ही देंगे। 50% चांसेस तो है कि हो ही जाएगा, क्योंकि इतने में अगर हो रहा है तो इसके अंदर भी हो ही रहा है। और हमें जो मार्जिन दे दिया लगभग 19-18 आवर्स का, उसमें हमारा प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो वी कैन से वी हैव अ ग्रेटर देन 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इफ आवर टाइम एक्सपेक्टेड इज, or sorry, if the time given is more than the time expected। Okay, now what questions you have over here is, आपको ये तीनों चीज़ें दी जाती हैं, उसके बाद आपको बोला जाता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि आपका ये प्रोजेक्ट 140 आवर्स में या 110 आवर्स में या कुछ भी नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ डेज आपको दे देंगे, उतने दिनों में या उतने घंटों में आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसकी आप एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, नॉट जस्ट रफ फिगर तो हमने बता दिया, 50, मोर देन 50, लेस देन 50, उतना एक एस्टिमेट तो हमने बता दिया। बट नाउ यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटीज ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर प्रोजेक्ट इन दीज ड्यूरेशंस। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो हमारा टोटल प्रोजेक्ट है कई सारी एक्टिविटीज से बना हुआ है। द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड, पहली चीज तो हमें नेटवर्क डायग्राम बनाना है। नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद हम जो उसमें ड्यूरेशंस लिखते हैं, वी हैव 3 काइंड्स ऑफ टाइम एस्टिमेट्स हमें 3 तरह का दिया हुआ है। हम अपने नेटवर्क डायग्राम में जो भी ई वैल्यूज, एल वैल्यूज, वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर द कैलकुलेशंस वी आर डूइंग फॉर द नेटवर्क, all those calculations will be based on our expected time। जो भी कैलकुलेशन हमें करने हैं वो इनमें से किसी पे भी बेस्ड नहीं होंगे, they will all be based upon the expected time। So for each and every activity we will have to find out the expected time। फिर इन expected times के बेसिस पे हम फाइंड करेंगे critical path which is actually defining our project duration। अगर हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछी गई है तो क्रिटिकल पाथ इज द एसेंशियल थिंग। क्रिटिकल पाथ ही हमारी प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रहा है कि वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा। तो क्रिटिकल पाथ का जो टाइम एक्सपेक्टेड होगा हम बोल सकते हैं वही हमारे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का भी टाइम एक्सपेक्टेड है। ओके, आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, सबसे पहले तो हम सारी एक्टिविटीज़ को नोट डाउन करेंगे, जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं हर एक से रिलेटेड टाइम एक्सपेक्टेड वी विल कैलकुलेट, हर एक से रिलेटेड। देन what we have to do is to find the variance of
क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज, हमें सिर्फ वेरिएंस क्रिटिकल एक्टिविटीज का ही निकालना होगा, सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटीज का। क्यों ऐसा? क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटीज के ड्यूरेशन में जो डिफरेंस आएगा सिर्फ उसी से ही हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन चेंज होगी। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज विल नॉट एज इट इज इफेक्ट अवर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। क्रिटिकल एक्टिविटीज में जो वेरिएंस है वही हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को गवर्न कर रहा है। सो वील फाइंड द वेरिएंस फॉर ऑल दी क्रिटिकल एक्टिविटीज। इस वेरिएंस का हमें सिर्फ क्रिटिकल एक्टिविटीज का वेरिएंस, इसका जो भी टोटल मिलेगा दैट विल बी द टोटल वेरिएंस ऑफ प्रोजेक्ट। दिस विल बी द वेरिएंस ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज कंसिडर नहीं की जाएंगी, उनमें कोई वेरिएंस होगा तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्रिटिकल एक्टिविटीज में जो भी वेरिएंस होगा उससे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पे इफेक्ट होगा। सो वील फाइंड वेरिएंस लाइक दिस। इस तरह से हम वेरिएंस, इस फॉर्मूले से हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे फॉर ऑल दी क्रिटिकल एक्टिविटीज, उनका टोटल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वेरिएंस ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट का वेरिएंस। देन वी विल फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट एज अंडर रूट ऑफ दिस वेरिएंस। स्टैंडर्ड डिविएशन एक्टिविटी वाइज कैलकुलेट नहीं करेंगे, वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे, उनका टोटल करेंगे, देन वी विल फाइंड द टोटल स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम दिस फिगर। ऐसा नहीं कि एक्टिविटी वाइज क्रिटिकल एक्टिविटीज का स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करके उनका टोटल कर दो, दैट आंसर वुड बी रॉन्ग। पहले वेरिएंसेस कैलकुलेट होंगे एक्टिविटी वाइज, उसके बाद उन वेरिएंसेस के टोटल से हमें टोटल प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होगा। दिस इज ऑल द स्टैटिस्टिकल पार्ट, नॉर्मल टेबल्स, जेड टेबल, जेड वैल्यूज जो आप सीपीटी में पढ़ चुके हो, वही अभी भी हम करने वाले हैं। यू यूज टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज बेस्ड ऑन दी जेड वैल्यूज। अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग, वी आर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटीज बेस्ड ऑन दोज जेड वैल्यूज ओनली। So we will calculate standard deviation of the entire project. Then we will find out the standard normal variate. Standard normal variate जिसको हम बोलते हैं Z. ये Z कैसे आएगा? So this Z will be given as TR minus TCP upon standard deviation. TR is the required duration जो आपको क्वेश्चन में पूछी है, 140 या 110 आवर्स में कंप्लीट करना है, दिस इज द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन, माइनस क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। जो क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन होगी वही हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है। TR माइनस TCP डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने इधर फाइंड आउट किया है, standard deviation. This will give you the standard normal variate, that is Z. इसको हम Z बोलते हैं। Then we will have to find out normal table में Z की value, normal table value of this Z। ये जो Z आया है यहाँ पर, इसकी value we will calculate in the normal table। हम देखेंगे दोबारा से normal tables को कैसे देखा जाता है, वापस से हमें वो सीखना पड़ेगा। सो इट्स नॉट डिफिकल्ट, मेरे ख्याल से आप लोगों को टेबल देखते ही समझ भी आ जाएगा कैसे आप देखोगे। सो दिस इज, मान लीजिए ये जेड वैल्यू आती है कुछ 0.145, सो यू हैव 1.1 या से 0.1, 0.2 ऐसे करके आपको 9.9 तक वैल्यूज दी जाएंगी। And over here again you will have 0.01, 0.02, 0.03. So 0.14 ऐसे. So you will find 0.1 का 0.04 वाला value. The value given over here. 0.1, 0.1 and this is 0. Sorry 0.4. So 0.4. मतलब मैं इसको बोल सकती हूँ this is 0.1 plus 0.04. ऐसे बोल सकती हूँ ना। सो दिस इज द वैल्यू आई एम लुकिंग फॉर ओवर हियर एंड दिस इज द वैल्यू आई एम लुकिंग फॉर ओवर हियर। इस तरह से हम नॉर्मल टेबल की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं या चेक करते हैं। अगेन
एग्जाम में लॉग टेबल, नॉर्मल टेबल कभी भी अगर आपको यूज करना हो, यू विल हैव टू डिमांड दोज टेबल्स। आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है। या तो आपको एग्जाम में ही फिगर निकाल के दिया जाएगा, या फिर अगर नहीं निकाल के दिया है तो वो लोग आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे या पेपर के साथ ही अटैच नहीं आएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में वो चीज़ यूज होने वाली है, यू विल हैव टू डिमांड फॉर दैट। शायद सीपीटी से आप यही करते आ रहे हो, एग्जामिनर को आपको बोलना पड़ता है आई वॉन्ट दिस टेबल, दे हैव सेट्स विद देम, 2-3 कॉपीज रहती है उनके पास। व्हेन यू विल डिमांड दे विल गिव इट टू यू। अनलेस एंड अनटिल यू डिमांड, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, नॉर्मल टेबल दिया हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा हमें ये चीज़ यूज करनी है। ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में नॉर्मल टेबल की हमें रिक्वायरमेंट होगी, या लर्निंग कर्व का क्वेश्चन है हमें लॉग टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। आप मांगोगे तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। कभी भी ये तो दिमाग में रखना ही नहीं कि ये अगर लॉग टेबल हमें मिल गया इसका मतलब हमें लॉग वाला फॉर्मूला यूज करना है, या ये नॉर्मल टेबल हमें मिल गया तो मतलब हमें ये यूज करना है। आप जब तक नहीं मांगोगे आपको नहीं दिया जाएगा। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि यू नीड दैट थिंग। ओके, सो वी फाइंड आउट दी नॉर्मल वैल्यू ऑफ नॉर्मल टेबल वैल्यू ऑफ जेड। ये जो नॉर्मल वेरिएट हमारा आया है उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई होगी वही हमारी नॉर्मल टेबल वैल्यू आ जाएगी। नाउ व्हाट अबाउट दिस वैल्यू, अब इस वैल्यू का हम करते क्या है। सो देन वी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। क्या हुआ? जो भी हमसे प्रोबेबिलिटीज पूछी है, लाइक अगर हमसे 140 की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो हमें मालूम है हमारा मोस्ट लाइकली या हमारा एक्सपेक्टेड टाइम इज 120, expected project duration is 120. Now they are asking about 140 hours. 140 hours की probability we know it is more than 50%. वो 50% से ज़्यादा ही होगी। When it is more than 50%, so we'll use the formula 0.5 plus this value. Suppose ये value यहाँ पर आई है 0.21 मान लो। So that means हमारी probability हो जाएगी 0.5 plus 0.21, that is 71%, 0.71 या 71%. So if it is more than the expected project duration, हम 0.5 plus this value करेंगे। अगर आपसे 110 hours का पूछा है, which is less than our expected duration, हमारा expected duration is 120 hours और हमसे पूछा है the value for 110 hours और probability for completion of project in 110 hours, तो हमें मालूम है it should be less than 50%। जब less than 50% होगा we'll use 0.5 minus normal table value, मतलब 0.5 minus 0.21, that is 0.29 या फिर 29%। क्लियर है? So probability is given by 0.5 plus minus the normal table value of z. This is how we give the probability. Now if the required duration is greater than the expected duration, required duration अगर ज़्यादा है तो हम 0.5 प्लस करते हैं, अगर required duration कम है मतलब probability भी कम है तो हम माइनस लेते हैं। क्लियर है? ओके, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस वील डू लेटर। नॉर्मल टेबल को जेरोक्स करवाना पड़ेगा तो ब्रेक के बाद हम लोग करते हैं। राइट नाउ वील स्टार्ट विद द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस पार्ट ओनली, विच इज प्रोजेक्ट क्रैशिंग।